Hello friends, I am Shivani and welcome back to our new channel Mission Gyan Ganga. Hello friends, I am Shivani and welcome back to our new channel Mission Gyan Ganga. तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मात्रक पद्धति क्या होती है। लेकिन ये सारे टर्म्स को डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे क्वांटिटी क्या होती है, फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी देखे थे। टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी को हम लोग दो बेसिस पे देखे थे। पहला हम लोग देखे थे मैग्नीट्यूड एवं परिमाण के आधार पर हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को देखे थे। मात्रक एवं मापन के आधार पर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी और डायरेक्ट क्वांटिटी को देखे थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मापन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं मापन का डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। मापन क्या होता है? तो मापन मूलतः एक तुलना करने की प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग यह ज्ञात करते हैं कि कोई अज्ञात राशि किसी मानक राशि का कितना गुना होती है। ठीक है, हम लोग इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग को मापन का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास एक मार्कर है और एक डस्टर है। अगर आप लोग से हम पूछें कि अब बताइए कि दोनों में से दोनों का वज़न क्या होगा, मतलब दोनों में से भारी कौन होगा, तो आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि हाँ इस थोड़ा सा डस्टर जो वो मार्कर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम पूछें कि दोनों का एक्यूरेट वज़न कितना होगा, तो क्या आप लोग बता पाओगे बिना मापे कि दोनों का एक्यूरेट वज़न कितना होगा? नहीं। तो आखिर हम लोग किसी भी जैसे बोर्ड है, बोर्ड की लंबाई बतानी है एक्यूरेट की कितना है, 5 मीटर है कि 10 मीटर है। तो इस तरह के परिमाण को बताने के लिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब हम लोग मापन को समझते हैं कि मापन क्या होता है। ठीक है, तो मापन क्या होता है? तो मापन एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस कैसा प्रोसेस? तो इस प्रोसेस में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किसके किसके बीच होता है, तो उसे हम लोग एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, यह हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें कुछ चावल है। हमें नहीं पता कि इस कंटेनर में कितने चावल हैं, तो तब तक के लिए इस राशि को हम अज्ञात राशि बोल दें, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है कि इसमें कितने चावल हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम इसको अज्ञात राशि बोल देते हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इस कंटेनर में कितने चावल हैं। तो हम कैसे पता करेंगे? इसके द्रव्यमान को मेज़र करके, यानी इस अज्ञात राशि की तुलना हमें किसी ज्ञात राशि से करवानी होगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितने चावल हैं, इसका द्रव्यमान कितना है। तो इसकी तुलना हम लोग एक ज्ञात राशि से करवाएंगे। इसे ऐसे भी समझिए कि अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति है, उसके पास नॉलेज कम है, तो वो नॉलेज लेने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए किसके पास जाएगा? जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, मतलब जो ज्ञानी हो, उसी के पास जाएगा। तो वैसे ही ये अज्ञात राशि है। अगर हम इसे ज्ञात करना चाहते हैं तो इसे हमें किसके साथ कंपैरिजन करवाना होगा? किसी ना किसी ज्ञात राशि से। तो यहाँ पे हम एक ज्ञात राशि लेते हैं। मेरे पास एक kg का बाट है। ठीक है, सपोज कीजिए ये 1 kg का बाट है, तो ये हमारा ज्ञात राशि हो जाएगा। कैसे? तो क्योंकि यहाँ पे केजी को हम लोग जानते हैं कि ये यूनिट है, और यूनिट तो एक फिक्स्ड मान करके बनाया जाता है, उसके मान को फिक्स्ड करके बनाया जाता है। मात्रक के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आगे जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो मात्रक ही आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना याद करके रखते हैं कि जितने भी यूनिट्स है उन सबको बनाया जाता है एक फिक्स्ड मान के, एक मान को फिक्स्ड करके बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसे एक ज्ञात राशि बोल देते हैं। जब हम इस अज्ञात राशि की तुलना इस ज्ञात राशि से करवाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो चावल है ये 2 गुना है इस 1 kg का, यानी ज्ञात राशि का। ठीक है, इस तरह से हम जब 2 × 1 करते हैं तो 2 आता है और kg को हम लोग वैसे ही लिख देते हैं। अब हमें क्या यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये जो चावल है, ये चावल का द्रव्यमान कितना निकल के आ गया?
2 kg। ठीक है, तो अब हम लोग अज्ञात राशि से ज्ञात कर लिए कि इस कंटेनर में कितने चावल हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मापन। अभी हम लोगों ने जितना भी प्रोसेस किया है इसका मान निकालने के लिए कि इसमें एक कंटेनर में कितने चावल है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं। ठीक है, तो मापन को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को बताने के लिए हम जब उसे नंबर में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो मापन कहलाता है। जैसे अगर हम पूछे कि इस बोर्ड की लंबाई कितनी है और आप इसे नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आप समझिए कि आपने कुछ भी मेज़र नहीं किया, आपने कोई मापन नहीं किया। लेकिन आप जब किसी चीज़ को बोलते हो कि हम इस बोर्ड का मापन कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूर किसी न किसी इसका मान को आप नंबर में एक्सप्रेस कर पाओगे। और जब आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मापन। मतलब उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मापन। ठीक है, आई होप आप लोग को मापन समझ में आया होगा। अब हम लोग मात्रक के बारे में पढ़ते हैं कि मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मात्रक के बारे में देखते हैं। मात्रक का पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्या है मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक नियत मान किया गया है, मतलब एक मान को फिक्स्ड किया गया है। तो राशियों के मापन के लिए इसी फिक्स्ड मान को, इसी नियत मान को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि मात्रक को डेवलप करने के पीछे रीज़न क्या था। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट वीडियो से लिंक करते हैं कि जो एक व्यक्ति था, एक दुकान से 10 एप्पल ख़रीदा था और दूसरा व्यक्ति भी 10 एप्पल ख़रीदा था। तो क्वांटिटी के टर्म्स में हम लोग देख रहे थे कि वो लोग की जो क्वांटिटी थी एप्पल ख़रीदने की वो तो इक्वल थी। 10 एप्पल ये भी ख़रीदा था, 10 एप्पल वो भी ख़रीदा था। लेकिन जब हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी के टर्म्स में देखे थे, कोई यूनिट को लगा कर देखे थे, यूनिट के थ्रू हम लोग मेज़र किए थे, तो वो क्या था, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग आया था। तो वो दोनों का द्रव्यमान जो अलग अलग आया था, किस वजह से आया था। हो सकता है कि उस एप्पल का साइज़ जो है वो डिफरेंट होगा, इसीलिए उसका द्रव्यमान अलग अलग आया था। लेकिन हम लोग तो क्वांटिटी के टर्म्स में देखे थे कि वो एकदम सेम था। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जब हम लोग यूनिट लगा के देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि असमानता हो रही है। एक व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा मिल जा रहा है और दूसरे को कम मिल जा रहा है। तो इसी असमानता को दूर करने के लिए हम लोग को मात्रा को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम सभी लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान तरीके से कर सकें। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या मात्रक का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, तो मात्रक देखिए, अगर किसी का भी द्रव्यमान हम लोग मेज़र करते हैं, सपोज़ कीजिए इस बोर्ड का मास कितना आया, 10 kg सपोज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो राशियों के मापन के लिए ये जो मानक राशि है, ये जो फिक्स्ड मान है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक। अब इस तरह से बहुत सारे मात्रक बनाए गए हैं। अब हम सारे को तो दिखा नहीं सकते, लेकिन एक एग्जांपल है जिसको देख लीजिए कि इसके मान को कैसे फिक्स्ड करके बनाया गया है। ठीक है, तो हम 1 मीटर का एग्जांपल लिए हैं कि कैसे इसके मान को फिक्स्ड करके बनाया गया है। देखिए, जब प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के इतनेवें हिस्से में जितनी दूरी तय करता है उसे हम लोग 1 मीटर कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जो प्रकाश है वो निर्वात में, मतलब निर्वात क्या होता है, जहाँ वायु ना हो, निर्वात में 1 सेकंड के इतनेवें हिस्से, मतलब ये पूरा 1 सेकंड भी नहीं है, ये 1 सेकंड भी नहीं है, 1 सेकंड का इतनावां हिस्सा में वो जो प्रकाश है जितनी दूरी तय करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। इसी तरह जितने भी यूनिट्स है सभी को कोई इसी तरह मान फिक्स्ड करके बनाया गया है। तभी आप कहीं भी देखिएगा कि जैसे यहाँ पे आप 1 kg चीनी लीजिए और आप किसी दूसरे स्टेट में 1 kg चीनी या किसी दूसरे कंट्री में 1 चीनी खरीदिए, दोनों का क्वांटिटी आप देखिएगा ना तो सेम ही होगा, कहीं अलग अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी यूनिट्स तैयार किए गए हैं ना, सभी का मान फिक्स्ड करके तैयार किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझे कि मात्रक क्या होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं मात्रक पद्धति क्या होता है। ठीक है, देखिए, अब इससे पहले हम लोग जितने भी टर्म्स पढ़े थे वो बिल्कुल बेसिक था। अब इसके बाद जो टर्म्स पढ़ेंगे उनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मे बी इनसे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्ज़ाम में। और इसके आगे जो यूनिट डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि मात्रक पद्धति क्या होता है। तो मात्रक पद्धति क्या है, तो किसी भौतिक राशियों के मापने के लिए जो मात्रक काम में लेते हैं
उनके निर्धारण के लिए जिन पद्धतियों को काम में लिया जाता है उन्हें मात्रक की पद्धति कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि देखिए, दूरी को हम लोग किस में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे यूनिट्स हो गए दूरी के लिए ही। लेकिन जब हम लोग एक फिक्स्ड कर लेते हैं कि दूरी को हम लोग मीटर में ही मापेंगे, तो एक तरह से हम लोगों ने एक सिस्टम को असाइन कर लिया। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक पद्धति। ठीक है, तो इस तरह के पहले जो आए थे 3 पद्धति आए थे। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं इस सिस्टम को। तो देखिए, जो पहले सिस्टम आया था वो एफपीएस सिस्टम आया था। एफपीएस सिस्टम क्या है, तो ये एफपीएस का मतलब क्या होता है, फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। मतलब ये जो है फुट है, इसको ये लंबाई को हम लोग फुट में मापेंगे, लंबाई को हम लोग फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को हम लोग सेकंड में मापेंगे, द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में मापेंगे और टाइम को हम लोग सेकंड में मापेंगे। मतलब ये फिक्स्ड कर दिया गया है, यानी एक सिस्टम तैयार कर दिया गया है। और जब बोला जाएगा कि एफपीएस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, तब हम लोग जब भी लंबाई का मेज़र करेंगे वो फुट में करेंगे, द्रव्यमान का जब भी मेज़र करेंगे पाउंड में मेज़र करेंगे और टाइम का जब भी मेज़र करेंगे वो सेकेंड में मेज़र करेंगे। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी क्या बन सकता है कि ये जो एफपीएस सिस्टम है इसे कौन सा पद्धति बोलते हैं, तो इसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इस सिस्टम को कौन फॉलो करते थे, इसे ब्रिटिशर्स लोग फॉलो करते थे। ठीक है, तो वैसे ही सेकंड सिस्टम भी क्या बना था, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाएगा, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाएगा और टाइम को सेकंड में मापा जाएगा। तो इधर देखिए, ये जो सीजीएस सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे गॉसियन या फ्रांस पद्धति कहते हैं। और इसे कौन लोग फॉलो करते थे, फ्रांस के लोग फॉलो करते थे। ठीक है, उसी तरह एक थर्ड क्या आया था, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एम मीटर, के केजी, एस सेकंड, यानी मीटर लंबाई को हम लोग मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापेंगे और टाइम को हम लोग सेकंड में मापेंगे। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम पहले तैयार किए गए थे, ये पहले से ही चलते आ रहा था। और इस एमकेएस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ दिन तक बहुत ठीक तरीके से चल रहा था, लेकिन आगे चल के एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। वो कन्फ्यूज़न क्या होता है, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब सामान का लेन देन स्टार्ट हुआ तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगा। वो कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट हो रहा था, सपोज़ कीजिए कि कोई कंट्री सीजीएस सिस्टम को फॉलो कर रही होती है, अब एक कंट्री है एफपीएस सिस्टम को फॉलो कर रही होती है। ठीक है, अब जब वहाँ से कोई सामान भेजा जाता है तो वो तो पाउंड में भेजा जाएगा, और ये सीजीएस सिस्टम है वो द्रव्यमान को किस में मेज़र करती है, ग्राम में मेज़र करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था। ठीक है, तो इसी के लिए क्या हुआ कि इसी का सॉल्यूशन के लिए सारे कंट्रीज़ एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पर एक सभा का आयोजन करते हैं 1960 में। इसमें एक नया पद्धति का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जिसमें जो सभी देशों में एक होगी और मान्य होगी। और इसी सिस्टम को जो तैयार किया गया है उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो इस पद्धति में जितने भी यूनिट्स तैयार किए गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए, जो सिस्टम 4th सिस्टम बनाया गया था वो इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया था, इसलिए उसको क्या बोला गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग एशियाई यूनिट के नाम से जानते हैं, मतलब एशियाई मात्रक। तो इस एशियाई मात्रक में देखिए 7 मूल मात्रक बनाए गए और अलग से 2 सहायक मात्रक को बनाए गए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो 7 मूल मात्रक है उसको मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया है। अब देखिए, जो लंबाई का मात्रक है वो मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। देखिए, इसमें जो 1 से 3 तक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ये सबको पता होता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबको पता होता है। अब हम लोग देखिए ये 4, 5, 6, 7 ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो तापमान का मात्रक होता है वो केल्विन होता है। अब बहुत से लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि इसका मात्रक, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डिग्री सेल्सियस होता है या फ़ारेनहाइट होता है। तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि तापमान का मात्रक केल्विन होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा
का मात्रक मोल होता है। ठीक है, इधर से जो दो सहायक मात्रक बनाए गए हैं वो समतल कोण के लिए रेडियन है और ठोस कोण के लिए स्टेरेडियन है। देखिए, इस सिस्टम में जितने भी मात्रक बनाए गए थे आपको मैंने बता दिया है। एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, पदार्थ की जो मात्रा है वो मोल है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 1 मोल का वैल्यू क्या होता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम पूछ दे रहे हैं कि 1 मोल का वैल्यू कितना होता है। आप ये हमें कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।